मुझे अच्छी तरह याद है, इनके भैया यहाँ बैठते थे। आशा वर्कर ने प्रदर्शन किया था, हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था। जो आशा वर्करों की अध्यक्ष प्रदेश की, उसका मुकदमा पिछली सरकार में न्याय मंत्री रहते हुए मैंने वापस किया था। ये वही हमारे समाजवादी साथी। कोई नियत वेतन आशा को हम नहीं देंगे, जियो में कहा है। और दूसरा कहा है कोई मानदेय भी नहीं मिलेगा। आपने सारे प्रश्न कहे, वो एक बैठिए। अरे आप उत्तर तो आने दीजिए। अरे वो कोई बात नहीं, आपने भाषण दिया पूरा, बैठिए। उनको खराब अपशब्दों का 5 मिनट का नहीं, अच्छे शब्दों में उनसे सवाल पूछा है। विषय नहीं है, डिबेट नहीं हो सकती, प्लीज। सर छपा, जब आपको बोलेगा तब आप हम लोग छपने के लिए यहाँ पर आए हैं सर। बैठिए प्लीज। नहीं, मैंने दूसरा प्रश्न देखा नहीं था, डॉक्टर रागनी का है। आप इसका उत्तर दे देंगे तब उनसे अनुपूरक करवा लें। आप उत्तर दीजिए, फिर उसके बाद डॉक्टर रागनी आप अनुपूरक उससे संबंधित होंगे। सवाल होगा, आप पूछ लीजिए, मैं दोनों साथ दे दूँ। आप कुछ पूछना चाहें पूछें डॉक्टर। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने महिला शक्ति से जुड़े हुए स्वास्थ्य संबंधित सवाल से मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी, मेरा सवाल जो हमारे प्रदेश में कार्यरत आशा बहनें हैं उनसे जुड़ा हुआ है, और सरकार कहीं ना कहीं इन आशा बहनों की आशाओं पर लगातार पानी फेरती हुई आ रही है। ये आशा बहनें जो हैं, उनका मूल मंत्री जी शायद आपका विभाग समझ नहीं पा रहा है। और रही बात छपने की, आशा बहनों का भी उतना ही अधिकार है कि वो अखबार की पंक्तियों में सामने आए और उनकी अधिकार की जो बातें इस सदन में बोली जा रही हैं वो लिख करके पढ़ करके वहां पर आए। क्योंकि आज वो आशा बहनें जिस तरीके से आपके विभाग की रीढ़ बन करके हैं, शायद ये सरकार नहीं समझ पा रही है, और इसीलिए बार बार उसको एक ऐसा मामूली सा पत्थर समझ करके फेंकी जा रही है। लेकिन मंत्री जी, शायद आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये आशा बहनें हीरा है। और उसका वर्णन, क्योंकि हमारे वित्त मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, मैं कहना चाहूंगी कि इस विभाग में जो आशा बहनें जिस तरीके से काम कर रही हैं, चाहे वो संक्रमित रोग हो उनको बचाने के लिए, मैं बहुत डिस्क्रिप्शन के साथ नहीं बोलूंगी, लेकिन ये बजट से रिलेटेड है, इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि जितना वो काम कर रही हैं, अगर उनका काम रोक दिया जाए तो आपके विभाग का जो संपूर्ण का बजट है वो पूरा का पूरा बजट भी आप लगा देंगे, तब भी आप उनके द्वारा किए हुए कार्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे। और ऐसी स्थिति में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हुई पिछले सदन में, और लगातार सरकार के द्वारा हो रही है। ऐसी स्थिति में 8,08 करोड़ का बजट है उत्तर प्रदेश की सरकार लेकर के आई है, लेकिन उस बजट में हमारी आशा बहनों के लिए कुछ भी नहीं है। मंत्री जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आप बात करते हैं कि उनका इतना मानदेय है और इतना सरकार दे रही है। मेरे पास आंकड़े हैं और मैं उसे टेबल भी करना चाहूंगी कि वर्तमान में 24 ऐसे जिले हैं और 25,000 आशा महिलाएं हैं जो हमारी वर्कर्स हैं, जिनका भुगतान नहीं हुआ है। और आज वो रोडों पे हैं, वो जगह जगह पर आपसे मिलना चाह रही हैं, लेकिन उन्हें आपसे मिलने का अवसर नहीं मिल रहा है। और शायद इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि वो छप नहीं रही हैं। जो छपता है वो दिखता है, और मीडिया की ये ताकत है और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की ताकत है कि हम उस चीज को, सत्यता को सबके सामने लेकर के आए। मेरा आपसे सिर्फ यही प्रश्न है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करने वाली सरकार, इतने बड़े बड़े बजट्स लाने वाली सरकार, आज आपके विभाग की रीढ़ में सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आशा महिलाएं हैं, उनको कोई दर्जा नहीं दिया जा रहा है। ना उन्हें राजकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जा रहा है, ना उन्हें संविदा के कर्मचारियों का दर्जा दिया जा रहा है। और बार बार जब बात आ रही है कि उनको उनके अधिकार का पैसा मिले, क्योंकि वो हर समय काम करती हैं। प्रसव का कोई समय फिक्स नहीं होता है। हम सब किसी ना किसी परिवार से हैं और हम सब जानते हैं कि प्रसव किसी भी समय हो सकता है। और एक वो जो आशा बहन है, उस माँ के साथ वो 9 महीने उस प्रसव को झेलती है, उस प्रसव के साथ खड़ी रहती है और उसे अस्पताल लेकर के जाती है। ऐसी स्थितियों में क्या उसका अधिकार नहीं है कि उसे भी 18,000 का मानदेय प्रति माह मिले? क्या हमारी जो संगिनियां उनके साथ काम करती हैं, उनका अधिकार नहीं है कि उन्हें 24,000 का मानदेय सरकार के द्वारा मिले? तो मेरा प्रश्न पहला तो मैंने पूछ लिया, साथ ही साथ मैं आपसे अपने अनुपूरक भी पूछ लेती हूँ कि आज अस्पतालों में जब वो महिलाएं प्रसव की महिलाओं को लेकर के, मरीजों को लेकर के पहुंचती हैं, तो वहां उनके रुकने तक का इंतजाम अस्पतालों में नहीं है। इस पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा सीएससी नहीं है जहां आशा बहनों के लिए एक कमरा रखा गया हो कि रात में अगर किसी महिला को प्रसव के समय लेकर के जाए तो उनको वहां रुकने का इंतजाम हो।
ऐसी स्थिति में मेरी दूसरी आशा बहनों की तरफ से सरकार से मांग है कि आपके इतने बड़े बजट में से प्रत्येक सीएससी पे कम से कम आशा बहनों के रुकने का इंतजाम कराते हुए एक एक कमरा आवंटित किया जाए। मेरा तीसरा आपसे मांग ये है कि ये जो बहनें दिन रात कड़ी तपस्या कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, सड़कों पे घूम रही हैं, परिवारों को जोड़ रही हैं, जागरूक कर रही हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसकी बात कर रही हैं, क्या इन महिलाओं का अधिकार नहीं है कि उन्हें स्वास्थ्य बीमा और उन्हें जीवन बीमा मिले? क्या सरकार अपने विभाग की इतनी महत्वपूर्ण महिलाओं को ये नहीं दे सकती है? और लास्ट में मैं कहूंगी कि जो यातायात है उनके समय का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उन्हें समय से पहुंचना होता है जब जहां जरूरत होती है। ऐसी स्थिति में आपने अपने बजट में स्कूटी की बात की है, तो मैं ये भी चाहूंगी कि आशा बहनों की मांग है कि उन्हें स्कूटी दी जाए। ये चारों प्रश्न हैं मेरे, और मैं अनुरोध करूंगी कि मंत्री जी दोनों सदस्यों के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर दे दें। माननीय मंत्री जी। आशा वर्कर हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को देखते हुए हमारी सरकार ने लगातार उनकी उन्नयन के लिए काम किए हैं। आशा योजना भारत सरकार की योजना है, और ये वॉलेंट्री सर्विस है। स्वैच्छिक सेवा के कारण उनको मानदेय मिलता है, और जो विभिन्न केंद्र प्रदेश की योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित करने पर उनको अलग से बोनस भी मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं इनको वर्तमान में 6,000 से लेकर के 11,000 रुपये तक, 6,000 रुपये मिनिमम है और 11,000 रुपये मैक्सिमम पेमेंट हमारी सरकार ने मानदेय और जो इनके बोनस हैं अतिरिक्त रूप से जो काम किया उसके आधार पर हमने अभी तक किया है। अभी 16-17 में इनको 2,306 रुपया मिलता था टोटल, अब ये 6 से 11,000 रुपया हो गया है। दूसरा 25-26 के बजट में हम इनको 2,000 से 3,000 रुपए करने के लिए हम प्लान बनाए हैं। इसको हम आगे भारत सरकार को 3500 तो पहले ही दे रहे हैं, भारत सरकार को हमने लिखा है। अच्छा, वो देते हैं। दूसरा क्या है, अभी हमें लगता है माननीय सदस्यों ने पूरा अध्ययन नहीं किया है, सतही जानकारी के तहत सवाल लगाया है। हमारी सरकार ने इनको जीवन बीमा की सुविधा दे रखी है, और ये सुविधा दी जा रही है इनको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत इनको हम ऑलरेडी दे रहे हैं, और ये बहुत लंबे समय से लागू है। इनको हम स्मार्टफोन भी एक दिए हैं। माननीय सदस्य ने चार्ज के बारे में कहा, उसका रिचार्ज के लिए हम 99 रुपये और 250 रुपये उनको प्रतिमाह देते हैं, रिचार्ज के लिए देते हैं, मोबाइल फोन भी दिया है। दूसरी सबसे बड़ी बात इन्होंने उठाई कि इनको बड़ी चिंता है। सर, लोकतंत्र में कभी काम करने का अवसर इनको भी मिला है और आज हमें मिल रहा है। हम लोगों ने इनके मानदेय को लगातार बढ़ाने का काम किया है, और 2018 में 1,000 रुपया था, इसको 2,000 रुपया अपनी सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार ने किया है। इसके अलावा अगर एक जियो हमारे समाजवादी साथी सुनना चाहें, 4 मार्च 2014 को समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इनके भैया यहां बैठते थे, एक जियो किए थे, उसके 90 नंबर पॉइंट पर कहे हैं कोई नियत वेतन आशा को हम नहीं देंगे, ये जियो में कहा है। और दूसरा कहा है कोई मानदेय भी नहीं मिलेगा। मेरा यह कहना है ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता आशा वर्कर के साथ साथ उत्तर प्रदेश के एक एक कर्मचारियों के हित के लिए है। आशा वर्कर हमारे स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी, मैं स्वयं इनके संपर्क में रहता हूं। एक और सूचना दे दूं, मुझे अच्छी तरह याद है, इनके भैया यहां बैठते थे, आशा वर्कर ने प्रदर्शन किया था, हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था, जो आशा वर्करों की अध्यक्ष प्रदेश की, उसका मुकदमा पिछली सरकार में न्याय मंत्री रहते हुए मैंने वापस लिया था। ये वही हमारे समाजवादी साथी हैं। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, अपने आशा वर्कर के साथ साथ प्रदेश के एक एक कर्मचारियों के हितों की चिंता करना हमारे सरकार का प्रथम दायित्व है। कर्मचारी हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, उनके सुख और दुख में हम हमेशा खड़े रहेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। प्रश्न संख्या 3 डॉक्टर आर के वर्मा।
नहीं हो गया, पूरी बात आ गई। नहीं, वो बता दिया ना कि बता दिया कि 2014 में ऐसे शासनादेश जारी हुआ था, इसीलिए अब उसमें बहुत ज्यादा उसके बाद आ गया। सर 10 फरवरी की 2025 की अमर उजाला की रिपोर्ट है, पेपर का रिपोर्ट यहाँ नहीं रहते, पेपर वाले क्या लिखते हैं उसके संज्ञान नहीं। 13 नंबर पे प्रश्न संख्या 3 डॉक्टर आर के वर्मा। डॉक्टर आर के वर्मा। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से प्रदेश के गरीब मरीजों को निजी मेडिकल स्टोरों से महंगी दवाइयां ना खरीदनी पड़े और सरकारी अस्पतालों से निःशुल्क दवाइयां मुहैया कराई जा सके, इस विषय यह प्रश्न विधानसभा में आया है। और हम सब जानते हैं, हमारे ऋषियों मनीषियों का मानना था कि धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति बिना अच्छे स्वास्थ्य के नहीं हो सकती। और आज के दौर की बात करें तो आज के दौर में दुनिया का मानना है कि हेल्दी सिटीजन्स आर ग्रेटेस्ट एसेट ऑफ आवर कंट्री। ये हमारे देश की सबसे बड़ी पूंजी है। लेकिन आज इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन और बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियों की मिली भगत की वजह से प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था जर्जर हो गई है। माननीय प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी ने पहले साफ साफ कहा कि जी नहीं, निजी मेडिकल स्टोरों से दवाइयां खरीदने को गरीब मरीज मजबूर नहीं होता। माननीय आपने उल्लेख भी किया है कि दिनांक 23/8/2018, दिनांक 22/1/2021, दिनांक 2 जून 2023 को शासनादेश जारी हुआ कि चिकित्सक जेनरिक साल्ट के साथ दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन लिखें। लेकिन जो सच है, आप जिला अस्पताल के आसपास देख लें, आप मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के आसपास देख लें, वहां पर दर्जन भर से ज्यादा मेडिकल स्टोर होते हैं और गरीब मरीज छोटी सी पर्ची लेकर के जाता है जिस पर दवाइयों के नाम, डॉक्टर के सिग्नेचर होते हैं और महंगी ब्रांडेड दवाइयां खरीदने को मजबूर होता है। आपने कहा कि महंगी दवाइयां उसे नहीं खरीदनी पड़ती। मैं आपसे इसका जवाब जरूर चाहूंगा कि चाहे जिला अस्पताल हो या कोई अन्य उस कैटेगरी का अस्पताल हो, एक छोटा सा एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो अगर एक हड्डी टूट गई है, प्लेट से लेकर के बड़े इम्प्लांट तक, मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन के द्वारा उसको अस्पतालों में मुहैया नहीं कराया जाता। गरीब आदमी को एक प्लेट नहीं मिल सकती, एक इम्प्लांट नहीं मिल सकता, उसका इलाज मानवर कैसे होगा? आपने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। मानवर दूसरी बात आपके जवाब में है कि लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता की दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। मान्यवर, हम सब लोगों ने बहुत बार देखा कि प्रदेश में समय समय पर ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा जब सैंपलिंग कराई गई सरकारी दवाइयों की, जो ड्रग वेयर हाउस में या अस्पतालों में जब उनका वितरण हो रहा था वहां से कराई गई, तो बहुत बार पाया गया, मैं थोड़ा सा उल्लेख करना चाहूंगा, अगस्त 2024 में बीपी की दवा टेलमिसार्टेन जो ड्रग टेस्टिंग में पूरी तरह से फेल रही है, जनवरी 2023 में सेफेलेक्सिन एंटीबायोटिक ड्रग टेस्टिंग में फेल रही है, मार्च 2024 में सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक ड्रग टेस्टिंग में फेल रही है, अप्रैल 2024 में एस्पिरिन 75 mg ड्रग टेस्टिंग में फेल रही है, अप्रैल 2024 में आईड्रा प्रेडनिसोलोन ड्रग टेस्टिंग में फेल रहा है, गोंडा में 13 लाख गोलियां बीप कॉम्प्लेक्स की ड्रग टेस्टिंग में फेल रही हैं। वहीं पर अयोध्या में राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज में एटा, जो रक्त को संरक्षित करने वाली जो दवा है, वो जो सप्लाई की गई थी 12,000 वायल, इतनी खराब गुणवत्ता की दवाई थी जिसकी वजह से सैंपल जम जा रहा था। इसकी शिकायत हुई विभाग से, बस मैं आ जा रहा हूं अपनी समय सीमा के लिए, वो सब फेल रही मानवर। लेकिन जो फार्मा कंपनी ने इसकी आपूर्ति कराई और
जो उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन ने जो इसका टेंडर कराया उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आपने कहा कि दवाइयां नहीं लिखी जाती। मानवर, मैं आपसे पहले सवाल का मैं जवाब जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ऐसे गरीब मरीजों को, कम से कम जो बीपीएल कार्ड धारक हों, उनके लिए ऑपरेशन से संबंधित जो चीजें हैं, जो मैंने कहा प्लेट है और इम्प्लांट है, इनको बीपीएल कार्ड धारकों को निःशुल्क मुहैया कराने पर विचार करेगी? दूसरा है कि जो हम सब लोग जानते हैं कि छोटी पर्ची वाली समस्या है, क्या सरकार ने ऐसी कोई निगरानी समिति का गठन किया है कि जो अस्पताल में आपूर्ति की गई दवाइयां और बाहर लिखी जाने वाली दवाइयां या उसकी निगरानी के लिए कि कितने मरीज छोटी पर्ची लेकर के धन्यवाद, सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, उस पर निगरानी करने के लिए पहला प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, बाकी प्रश्न 5 मिनट के बाद आए, उसका उत्तर नहीं दिलवाऊंगा। मैं नहीं दिलवाऊंगा उत्तर। मैंने आपको बोला मैं उत्तर नहीं दिलवाऊंगा। जब सबके लिए टाइम है नहीं, आई वोंट अलाउ। आपको भाषण से पहले प्रश्न पूछना चाहिए। जो पहला प्रश्न उन्होंने पूछा मंत्री जी, उसका उत्तर दीजिए। 5 मिनट के बाद के किसी प्रश्न का उत्तर एक प्रश्न केवल मानवर उसी से मैं नहीं दिलवाऊंगा। और ये मैं अगला प्रश्न ले लूंगा, ये भी उत्तर नहीं। जिस समय टाइम फिक्स है तो सबके लिए टाइम फिक्स है। थैंक यू। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है, बीपीएल मरीजों पर विशेष इनकी चिंता है। मैं सदन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। उत्तर प्रदेश और देश के सभी गरीबों को जो बीपीएल श्रेणी में आते हैं, 5 करोड़ 21 लाख कार्ड घर पहुंच गए और 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी है। और उसके लिए बड़ा तंत्र विकसित किया गया है। सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पताल भी चिन्हित किए, जिनकी संख्या लगभग 5000 है। माननीय अध्यक्ष जी, और इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध हैं। हमने ईडीएल को बढ़ाने का काम किया है। पहले जो सब सेंटर का तो किसी को पता ही नहीं था। 17 से पहले सब सेंटर आयुष्मान आरोग्य मंदिर हमारे 5000 की आबादी पर है। अब यहां पर पहले 58 प्रकार की दवाइयां निःशुल्क मिलती थी, अब 84 प्रकार की दवाइयां मिलेंगी, ये सुनिश्चित हमने किया है। पीएचसी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहां 99 प्रकार की दवाइयां थी, अब 195 प्रकार की दवाइयां निःशुल्क मिलेंगी, सुनिश्चित कर दिया गया है। सीएचसी में 199 थी, इसको 243 किया है। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में 287 से 394 दवाइयां हमने एसेंशियल ड्रग लिस्ट में चिन्हित की हैं और जिनको हम शीघ्र ही जन जन तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो विशिष्ट श्रेणी के अस्पताल हैं, वहां भी ईडीएल के अनुसार पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त जो जन औषध केंद्र हैं, वहां जेनेरिक मेडिसिन उपलब्ध हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में हमारे पास जन औषध केंद्र हैं और निजी क्षेत्र में भी जन औषध केंद्र उपलब्ध हैं। मैं पूरे प्रदेश की जनता से इस सदन के माध्यम से अपील करता हूं और मैंने हतोत्साहित किया है। माननीय अध्यक्ष जी, कई बार प्राइवेट ड्रग वेंडर्स हम लोगों को संपर्क करने का प्रयास किए। किसी भी सरकारी अस्पताल में हमने प्रतिबंध किया है कि जो प्राइवेट ये दवाई बेचने वाले एमआरएस घूमते थे, हमने प्रतिबंध किया कि हमारे अस्पताल में दवाई बेचने आप नहीं जाओगे और कोई भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हमारे सरकारी अस्पताल में आज घुस नहीं सकता है। ये मैं सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता को कहना चाहता हूं। पूरी तरह से दवाइयां उपलब्ध हैं। जहां तक इम्प्लांट की चर्चा आपने की, जो हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया या अन्य उपकरण जो उनको बाजार से खरीद के लगाने पड़ते हैं, इसके लिए भी शासनादेश हमने जारी किया है कि हर संभव यथासंभव आवश्यकता अनुसार इम्प्लांट उपलब्ध कराएं और इसके लिए जियो हमने जारी कर दिया, यथासंभव उपलब्ध कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। निर्धारित कर दें कि बीपीएल कार्ड वालों को सुनिश्चित करा दिया जाए, बाकी जो सक्षम है उसे ना मिले कोई बात नहीं है। बीपीएल के लिए पूरी तरह से सुनिश्चित कोई दिक्कत नहीं कर दिया जाए कि उनके लिए कोटे की जरूरत नहीं है, बता रहे पूरी फ्री है। 5 लाख तक की जितनी आवश्यकता होगी सबको हो गया। चलिए पाल जी, आपका तो वही प्रश्न है जो आ चुका है, जिसका उत्तर अभी जो इन्होंने पूछा है। कैसे आया? जैसे आया वैसे आया। आपकी अनुमति, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भाषण नहीं दीजिएगा, पूछे। ये बताया, उत्तर दिया इन्होंने मेरे प्रश्न के जवाब में कि 5 लाख गरीब परिवारों को आयुष्मान कार्ड का फायदा दिया जाता है, 70 से ऊपर को
70 से ऊपर जिंदे ही कितने रहते हैं इस सरकार में। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जो आयुष्मान कार्ड वाला होता है उसके भी पहले पैसे जमा कराए जाते हैं अस्पतालों में, तब जाकर उसका इलाज शुरू करते हैं। कहते भाई पहले एडवांस में पैसे जमा कराओ, और उसके बाद अगर पिता का नाम में मात्रा भी गलत हो तब भी उसको एक्सेप्ट नहीं करते। क्या बेटे के नाम में उसका जिसका इलाज हो रहा है उसकी मात्रा गलत हो तब भी एक्सेप्ट नहीं करते, कहते पूरे पैसे लेंगे। मैं इसका सच्चा उदाहरण आपको बताना चाहता हूं कि मेरा गांव है, क्षेत्र का एक चौधरपुर गांव है, उसमें एक आदमी भर्ती हुआ। अस्पताल का नाम है ब्राइड स्टार अस्पताल, इसको अमर उजाला के नाम से भी जानते हैं। अब वो डरियो मत, अमर उजाला अस्पताल वाले का ना कभी जवाब में वो करो। ये उसमें मकबूल प्रधान और बसनैन डॉक्टर लेकर आए, भर्ती कराया, और भर्ती कराकर इससे 25,000 रुपये जमा कराए। 25,000 के बाद 2-3 दिन इलाज चला, वो अगले दिन तीसरे दिन मर गया। वो कहने लगे बॉडी नहीं दे रहे। 20-25 लोग मेरे पास आए, डॉक्टर बसनैन और ये प्रधान मकबूल, कहने लगे भाई ऐसे ऐसे बात है, हमारी तो बॉडी भी नहीं दे रहे, और ये हमारा कार्ड भी बना हुआ था, आयुष्मान कार्ड भी था। मैं अस्पताल गया, सुबह का मामला था, तो अस्पताल में एक ही डॉक्टर था, वो सो रहा था बैठा हुआ। मैंने कहा उठ भाई, उठ। उसको उठा कर खड़ा करा, मैंने कहा ऐसे ऐसा मामला। कहने लगा मैं पूछता हूँ। पूछा कि हाँ बॉडी हो गया कहीं, आके बताया कि बॉडी तो रखी है पर देंगे नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं दोगे? बोले पेमेंट जमा कराओ। मैंने कहा जब आयुष्मान कार्ड है, तुमने ले लिया है, तो पेमेंट कैसे जमा कराएं इसका? बोले नहीं, पेमेंट तो देना पड़ेगा। मैंने कहा बेटा पेमेंट नहीं देना पड़ेगा, ऐसी जाएगी बॉडी, और मैं यही डीएम को बुलवाता हूँ, सीएमओ को बुलवाता हूँ। तो जब थोड़ा वो हुआ तो उठ कर भाग गया। फिर कोई इंचार्ज नहीं मिला, देखे सब दफ्तर खाली। फिर हुआ तो क्या? एक आया, बोले साहब बात क्या है? मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है। तो उसको मैं डॉक्टर को बोले साहब बॉडी नहीं देंगे। मैंने कहा बॉडी नहीं दोगे तो धरना लगा देंगे यहाँ। फिर मुश्किल बताओ क्या उसकी हुआ? बॉडी मैंने दिलवाई, और उसको फुल पैसे मांग रहे, 25,000 रुपए, मेरे पैसा एक नहीं मिलेगा। ये हालात है, शर्म करो यार, इस सरकार में ये हालात है। मर जाए मरीज आयुष्मान कार्ड वाला, उसकी बॉडी भी नहीं देने को तैयार, आप कैसे बताओ? तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो गरीब लोग हैं बेचारे, 3-3, 4-4 हजार का पर्चा बनता है। माननीय अध्यक्ष जी, कई गरीबों का बेचारा कहां से लेने, वो दवाई को पैसे नहीं उठ। इतने गरीब आदमी, एक दिन अस्पताल में मुझे बता रहा है एक आदमी कि अपने लड़के को अभी लेकर गया है, वो कहने लगा भाई इलाज में इतने पैसे लगेंगे। उसने कहा मेरे पास नहीं है, तो वापस ले गया अपना बच्चे को आदमी। तो ऐसी सुनिश्चित करें आप, कोई गरीब का बच्चा अस्पताल से बिना इलाज के वापस ना जाए। और पैसा देना कैसे पड़ भाई? सरकार पढ़ाई या लिखाई और दवाई यही तो फ्री चाहते हैं। ये तो हमारा नारा मुलायम सिंह जी कहा करते थे, दवाई लिखाई है, पढ़ाई है मुफ्त हो। तो मैं इनसे पूछा था कि जो है पर्चा, मुख्यमंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्राइवेट डॉक्टरों का परामर्श शुल्क, विभिन्न चिकित्सा जांच के रेट एक समान करेंगे या नहीं? तो इतने अंतर है, 4-4 हजार का। माननीय उप मुख्यमंत्री, 4-4 हजार का पर्चा कैसे बनवा लेगा डॉक्टर? उसमें भी 20-20 दिन की वेटिंग है, 20 दिन बाद आना। बच्चा आज बीमार है, 20 दिन बाद आना, ये कौन सा तरीका है साहब? बच्चा जिस दिन बीमार हो उस दिन आए, उसी दिन अस्पताल में दिखाया जाए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये सुनिश्चित करें कोई गरीब का बच्चा वापस ना जाए, और पर्चा मिनिमम रेट, गरीबों को तो मिनिमम रेट बना दो, पैसे वाला तो जो तो भर लेगा, लेकिन हालात देखकर गरीब का पर्चा बच्चा हो उसको मिनिमम रेट पे दिखाना चाहिए, उसको दवाई भी फ्री मिलनी चाहिए। तो मिनिमम रेट पर्चे का होना चाहिए, मैं ये आपसे डिमांड करता हूं। और आयुष्मान कार्ड अगर लग जाए, वो कहे बुखार में भी लगा दिया आयुष्मान कार्ड, 3 दिन में कहते हैं तेरा तो खत्म हो गया। अबे भैया बुखार में खत्म हो गया 3 दिन में, चलिए कैसी बात है यार? धन्यवाद। तो इन सब बात को पर्चे पे एक सा हो और मिनिमम हो, और दवाई के बिना कोई गरीब जाए नहीं वापस। माननीय मंत्री जी, एक माननीय बैठिए,
इन्होंने आपको बहुत सारे सुझाव दिए हैं, आप सारे सुझावों का संज्ञान अरे ले लीजिए। प्रश्न कुछ तो पूछा नहीं तो रेल का उत्तर का तो कोई बता मतलब नहीं होता। अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 5, श्री अरमान खान। आपके सुझाव सारे नोट करवा दिए मैंने। श्री अरमान खान, आपने कुछ जवाब देना है तो दे दीजिए। माननीय मंत्री जी, बैठे आप बैठे प्लीज ना, आप बैठे। समरपाल जी पुराने सीनियर नेता, इनका जवाब तो आप जरूर दीजिए जी, जरूर दीजिए, एकदम दीजिए। दो बातें इन्होंने कही है, प्राइवेट चिकित्सकों की चर्चा की है, तो मेरा अनुरोध यह है कि सरकारी में तो सारी दवाइयां निःशुल्क और इलाज निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लगता है। प्राइवेट अस्पतालों की चिंता आपने की है ना, प्राइवेट में जितने सपा के विधायक लोग बैठे हो, हाथ उठाओ, किसका स्तर पहले अपने यहाँ लागू करो, उठाओ हाथ, फ्री में, कोई गरीब नहीं जाएगा। जिसका पहले अस्पताल है चिन्हित करा दिए, पहले फ्री वहां करा दीजिए आप, और दूसरा दीजिए वो भी फ्री करा। और सुनिए, दूसरा ये माननीय समरपाल जी ने कहा जो अस्पताल की चर्चा की है, उसकी हम जांच कराएंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। गरीब आदमी साथ अन्याय नहीं होगा, गरीब की चिंता अपनी सरकार करेगी। और आप जानते हो, अच्छा, नेताजी का सम्मान तो बहुत किया आपने, अभी चर्चा किया कि नहीं किया? नेताजी की सब कही बात मानते हैं ना? मानते हैं ना? बोलो मानते हैं? वो वाली भी मानोगे? लड़कों से गलती हो जाती। शेरमान खान नहीं, वो विषय नहीं, वो विषय नहीं है। मैंने उस विषय का संज्ञान नहीं लिया, ये कौन सी बात है भाई? शेरमान खान, अरमान खान, आप हमेशा नेगेटिव मत सोचिए। अरे नेगेटिव बोलते क्यों हैं भाई? पुरानी बातें ये माननीय मंत्री जी जब बोलते हैं तो ऐसी भाषा बोलते हैं कि व्यवधान पैदा हो जाए। अब वो बातों को यहाँ क्या कौन बड़ी बात थी जो ये सब कहने के लिए। और मुलायम सिंह जी सम्मानित रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, आपकी सरकार ने उनको सम्मानित भी किया है। ये सब क्या आप ऐसी बातें बोलते आते हैं? ये क्या है? ये कौन सी बात है? चलिए बैठिए। अगला प्रश्न श्री अरमान खान, शेरमान खान। अरे आप क्या सोच रहे हैं? कौन सी, मेरी बात सुनिए ना, या मेरी बैठिए। अरे कौन सी ऐसी खराब आप? माननीय अध्यक्ष जी, कोई विषय नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, जब तो इसी तरह बोलते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये माननीय अध्यक्ष जी, ये सदन में किसी का मान्यवर नाम नहीं लिया गया। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो नाम लिया है वो हमारे नहीं बल्कि इस प्रदेश के बहुत ही आदरणीय नेता थे और भारत सरकार ने उनको विशेष सम्मान भी दिया है मान्यवर। ये उनके लिए किसी प्रकार का ऐसा सोचना भी ठीक नहीं है मान्यवर। ये किसी का नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया मान्यवर। उन्होंने मेरे माननीय किसी का नाम नहीं लिया गया।
उन्होंने कहा किसी का नाम नहीं लिया, नेता नाम नहीं लिया किसी का। नेताजी का बहुत सम्मान है मान्यवर, भारत सरकार ने भी उनका सम्मान किया है, उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। चलो हो गया, आपकी बात आ गई, विषय आ गया। मेरी बात सुनिए, एक मिनट, मैंने मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना। देखिए आप, विषय ये होता है, मेरा बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अब मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। अच्छा मेरे बात सुन लीजिए। अब इसे देखिए, मैंने आपकी सुन ली ना, देखिए ये नहीं, आप सुनिए अगर आप सुनना चाहते हो। मेरी बात तो सुनिए आप लोग सुनना नहीं चाहते, आप सुनना ही नहीं चाहते तो खड़े रहिए फिर। अरे क्यों माफी मांगा है? मेरी बात सुनिए ना, आप सुनिए तो सही। अरे आप अपनी सीट पे जाके खड़े होकर बताइए। एक सेकंड, अरे एक सेकंड मेरी, अरे आलम बरी साहब, हम सब आपका सम्मान करते हैं। आपने कुछ सुना उन्होंने क्या कहा था? अरे रुकिए ना, अच्छा मेरी बात तो सुनिए। नहीं, फिर अगर आप नहीं सुनना चाहते तो खड़े रहिए। अरे मेरी बात सुनिए, एक सेकंड, मेरी बात सुनिए। अब सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते? अभी मंगवाते हैं, अभी मंगवाते हैं माफी। अभी मैं माफी मंगवाऊंगा, एक मिनट आप होल्ड करो, अब माफी मंगवाऊंगा। उन्होंने क्या कहा और आपने क्या समझा, मुझे पहले बताइए। अरे यार बताओ ना, मैंने कुछ समझा नहीं, मुझे बताइए कि उन्होंने क्या कहा और आपने क्या समझा। जो कहा वो समझा कि नहीं समझा, पहले ये तो पता चले। भाई देखिए, उन्होंने जो कहा, मेरी बात सुनिए, उन्होंने जो कहा, एक